नमस्कार दोस्तों पेश है मध्य प्रदेश सीरीज़ का अगला वीडियो जो लगातार मैं आपको क्लासें दे रहा हूं। और ये क्लासें निःशुल्क हैं, तो कोशिश करें कि आप इन्हें सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें, क्योंकि इनसे एक हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है जिसके द्वारा हम नए वीडियो बनाने के लिए आपके लिए प्रोत्साहित होते हैं। दोस्तों आज का टॉपिक ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है और बड़ा कन्फ्यूजिंग टॉपिक है। अगर आप नए कैंडिडेट हो या पहले से भी वो हो तैयारी कर रहे हो, तब भी एक ऐसा टॉपिक है। आप कितने भी वीडियो देख लो, बड़े बड़े विशेषज्ञों को वीडियो देख लो, चूँकि मध्य प्रदेश में कभी कोई एनसीईआरटी का मैटर नहीं है या कोई ऐसा जांचा पर का मैटर नहीं है। और जितने भी पब्लिकेशन हैं वो सब अपने हिसाब से चीज़ें पेश करते रहते हैं, चाहे महावीर देख लो, चाहे पुणेकर देख लो, उसमें अथाह गलतियाँ हैं। तो मैं एक कैंडिडेट के नाते और एक प्रकार से पीएससी के सफल कैंडिडेट के नाते आपको ऐसी बैलेंस करके चीज़ें लाता हूँ जिसमें कम से कम गलतियाँ हो सकती हैं, लेकिन कम गलतियाँ हो। ऐसे ही आज हमारा है मध्य प्रदेश की पर्वत श्रृंखलाएँ। दोस्तों मध्य प्रदेश में दो बड़ी पर्वत श्रृंखलाएँ आपने बार बार सुना होगा। एक हमारे जो लगभग मध्य में फैली है तिरछे आकार में, ये जोवट से शुरू होती और यहाँ आखिर में सीधी सिंगरौली होते हुए, रीवा होते हुए और मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट, फिर वाराणसी और ये कैमूर पर्वतमाला बिहार तक जाती है। तो ये जो दोस्तों ये है विंध्याचल पर्वतमाला, जो कि अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण मानी जाती है। क्योंकि दोस्तों पहले मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों में सब जगह विंध्याचल फैला हुआ था। आज देखोगे कहीं कहीं छोटे छोटे हिस्से, या ग्वालियर का किला जिन पहाड़ियों पर देखोगे, चंदेरी के आसपास पहाड़ियाँ देखोगे, या टीकमगढ़ में पहाड़ियाँ देखोगे, या आप विंध्याचल के उत्तर में, या सिंपल सी बात है जो आपको बड़ा आसान और सुविधाजनक रहेगी, नर्मदा से उत्तर में लेके आपको यमुना नदी तक जो भी पर्वत श्रृंखलाएं या उनके छोटे छोटे टुकड़े कहीं भी मिलते हैं वो सब विंध्याचल पर्वतमाला के हिस्से हैं। पहले विंध्याचल पर्वतमाला बड़ा हुआ करता था और अब उसकी जगह जो दक्षिणी हिस्से हैं, जिसमें हम विंध्याचल श्रेणी कहें, भांडुर कहें या कैमूर कहें, यही बचे हैं। बाकी ये सब जो चीज़ें हैं वो ज़मीन में समतल हो गए या विलय हो गए हैं या पठारों के हिस्सा हो गए। आप जब को मैंने कृषि का विभाजन जब आपको पढ़ाया था, कृषि क्षेत्रों को विभाजन पढ़ाया था, जलवायु क्षेत्रों को, तो उसमें मैंने आपको पढ़ाया था विंध्याचल या जो विंध्यन पठारी क्षेत्र, जो कृषि का क्षेत्र पढ़ाया था भोपाल, सीहोर, देवास में, तो वो इसी का हिस्सा है। इसी की वजह से जो ऊपरी हिस्से हैं वो कहीं ना कहीं पठारी हिस्सों में शामिल किए जाते हैं, ठीक है। और जहाँ जहाँ वो पर्वत की ऊंची श्रृंखलाएं बची हैं वो वर्तमान में विंध्याचल पर्वत हैं, और कहीं कहीं जगह ये बिल्कुल विलुप्त हो गई हैं, जैसे सागर के कुछ हिस्से में, या यहाँ आप देखोगे दमोह और मैयर से पहले ये, तो उनमें से हमने कई मार्ग निकाले हुए हैं। जहाँ यहाँ पर NH-26 है, यहाँ रीवा, यहाँ इलाहाबाद और रीवा के होते आने वाला जो मार्ग है जिसे पहले NH-7 कहते थे, ये उसमें मददगार बनती हैं, ठीक है दोस्तों। तो फिर से एक बार हम विंध्याचल पर्वतमाला की बात कर लेते। विंध्याचल पर्वतमाला की जो पश्चिमी श्रेणी है, जिसे हमने ए डिनोट किया है, वो विंध्यन श्रेणी कहलाती है। ये मालवा का दक्षिणी हिस्सा है, या मालवा की जो दक्षिणी लिमिट है वो विंध्याचल श्रेणी है। इसी में इंदौर के जो राला मंडल वगैरह हैं वो इसी में स्थित है। यहाँ मांडू देखोगे वो इसी में स्थित है। झाबुआ की पहाड़ी जोवट है वो इसी में स्थित है। या इसी से प्रमुख नदियाँ उस तरफ के लिए निकलती है, चंबल, यहाँ से बैतवा, यहाँ से ये विदिशा के समथिंग भी पर्वत श्रृंखला है, तो सरोंज वगैरह से सिंध, और यहाँ देवास से प्रमुख नदी निकलती हैं, काली सिंध वगैरह, आष्टा से पार्वती। ये नदियाँ या पहाड़ों की ये या पर्वत श्रृंखलाओं के ये आर्थिक महत्व होते हैं कि वहाँ से नदियाँ निकलती हैं। अगर हम इस तरफ भांडेर पर्वत श्रृंखला की बात करें तो भांडेर श्रृंखला इसका मध्य हिस्सा है, जो मुख्यतः दमोह और पन्ना वगैरह जिला में फैली हुई हैं। तो यहाँ से जो प्रमुख नदी निकलती है वो निकलती है केन नदी। और देखो कोई भी पर्वत श्रृंखला होता है वो मुख्यतः अगर आप देखोगे तो पर्वत श्रृंखला ऐसे बीच में सबसे ऊंची होती है और साइड में छोटी होती जाएगी और इस तरफ छोटी होती जाएगी। तो जो बीच में इसका जो हिस्सा है वो भांडेर है, और भांडेर में स्थित है एक चोटी जिसका नाम है गुडविल पीक या सद्भावना चोटी। इसका जो वहाँ का देहाती नाम है या स्थानीय नाम है वो कालीकुमार चोटी, और जिसकी जो ऊंचाई है 752 मीटर है। और इस विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की जो पूर्वी चोटी है उसे बोलते हैं, या श्रृंखला है उसे बोलते हैं कैमूर पर्वत श्रृंखला या कैमूर पर्वत श्रेणी। तो जो कैमूर पर्वत श्रेणी है ये भी सामान्यतः अच्छी ऊंची है, और इस पर मैहर माता का मंदिर जो सतना में है वो इसी पे स्थित है।
रीवा के विभिन्न जलप्रपात वो इसी में स्थित है। इसके बाद फिर ये मिर्ज़ापुर वगैरह होते हुए बनारस होते हुए यूपी और ये बिहार तक फैली है। बिहार के कैमूर ज़िला है जो इसका सबसे पूर्वी हिस्सा है। तो ये है 3 प्रमुख, ए में हमने विंध्यान नाम दिया है, बी को हमने भांडे और सी में कैमूर, और अगर तीनों को हम मिला देते हैं तो विंध्याचल पर्वतमाला बन जाती है, और जो कि अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, जो विभिन्न जनजातियों के निवास स्थल भी है। यहाँ पर भील निवास करते हैं, यहाँ पर पारधी जो पक्षी हंटिंग का काम करते हैं वो, और यहाँ पर सौर, और यहाँ पर आप देखोगे पनिका, कोल, यहाँ पर मुख्यतः निवास करते हैं। जो पर्वतीय स्थल है वो जनजातियों के शरण गाय होते हैं, क्योंकि जब आर्यों ने आक्रमण किया था तो जो मैदानी हिस्से में आर्य बस गए थे, तो अपनी जान बचाने के लिए जो जनजाति है वो पर्वतों पर बस गई थी, क्योंकि उन्हें ये आशा थी अब पर्वत छीनने कौन आएगा, और इस प्रकार से ये उनके लिए एक प्रकार के बचने के स्थल बच गए, जान बची सो लाख हो पाए। और यहीं से वो ज़मीन जायदाद जो हैं जनजातियों के छूट गए, और वो समय के हिसाब से विकास की रेस में कोसों पे चढ़ते चले गए, जिन्हें आज हमें सरकार को विभिन्न सारे कार्यक्रम उनके विकास के लिए आज चलाने पड़ते हैं, क्योंकि मूल लोग यही थे, बस शिकार या आप कह सकते हो कि अपनी रक्षा करने में असफल थे, तो इसलिए उन्हें पर्वतों पर शरण लेनी पड़ी। इसके बाद हम दूसरी पर्वत श्रृंखला पे आते हैं, मध्य प्रदेश की बड़ी और ऊंची पर्वत श्रृंखला, जिसका नाम है सतपुड़ा। यह है सतपुड़ा पर्वतमाला। सतपुड़ा पर्वतमाला के 3 हिस्से हैं दोस्तों। इसका जो पूर्वी हिस्सा है वो मैकाल कहलाता है। ये है नर्मदा, जहाँ से नर्मदा नदी निकलती है, इसका पूर्वी हिस्सा मैकाल कहलाता है। मैकाल यहाँ छत्तीसगढ़ से अपने मध्य प्रदेश में आता है, और जैसे जैसे मध्य प्रदेश में आता है तो इसका जो बीच का हिस्सा है वो मध्य प्रदेश में पड़ता है। यही कारण है कि मैकाल जो है वो बहुत ऊंचा है, या डिंडोरी और यहाँ मंडला के समथिंग अमरकंटक वाले एरिया में। तो ये है 700-800 मीटर तक सामान्य और 900 तक सामान्य ऊंचाई है यहाँ मैकाल पर। इसके बाद फिर जैसे जैसे ये मंडला और इस तरह बालाघाट में आता है, तो इस प्रकार का मोड़ लेके वापस छत्तीसगढ़ में के लिए चला जाता है। तो इसकी आप आकृति देखोगे तो आधे चंद्रमा के समान बनती है, इसलिए इसको बोला जाता है अर्ध चंदाकार आकृति की पर्वत श्रेणी। और चूंकि मैकाल से नर्मदा निकलती है, इसलिए मैकाल सुता उसका नाम है। सुत यानी पुत्र होता है और सुता यानी पुत्री। तो ये नर्मदा निकलती है, यही इसके जो पूर्वी हिस्से से है, और यहाँ से सिहावा नाम के पर्वत से श्रेणी से यहीं से दूसरी नदी जिसका नाम है महानदी, वो इस तरफ के लिए चली जाती है। यहाँ से इस तरफ के लिए नदी निकलती है सोन, और यहाँ से एक और नदी निकलती है वो है जोयला। मैकाल विभिन्न नदियों के लिए फेमस है। क्योंकि देखो पर्वत का जो क्षेत्र है वो खेती के लिए उपयोगी नहीं होता, इसलिए उन पर सरकार को खाली ज़मीन मिल जाती है, क्योंकि किसी के बाप में इतनी दम तो है नहीं कि यहाँ जाके अपने ट्रैक्टर स्वराज मैसी आई सर चला पाएगा। तो वो ही ज़मीन जब तक सरकार के नियम आए या राष्ट्रीय उद्यान बनाने के नियम आए, तब तक वो पर्वत श्रृंखला जो है वो ही खाली रह पाए। और इस वजह से यहाँ बड़े बड़े राष्ट्रीय उद्यान बनाए, जिसमें मंडला का कानक इसलिए फेमस है, या फॉसिल है, और वहाँ छत्तीसगढ़ के कुछ जो नेशनल पार्क हैं वो बनाए हुए हैं। तो ये है, तो जो इसका सतपुड़ा का जो पूर्वी हिस्सा है वो मैकाल पर्वतमाला है। अब देखो मैं बताऊँ कि जैसे जैसे पहाड़ के आप मध्य हिस्से में आते हो तो वो वहाँ ऊंचा हो जाता है। तो इसका जो मध्य हिस्सा है महादेव है, देवों में देव महादेव वैसे भी बड़े माने जाते हैं। तो जो महादेव है सतपुड़ा का हिस्सा, ये सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, और इसी में जो सबसे पहले धूप आएगी तो वो धूपगढ़ कहलाएगी, याद करने के लिए, वैसे कंसेप्ट कुछ नहीं है। तो इसके महादेव में जो धूपगढ़ है, जहाँ हो सकता है महादेव कभी धूप लेने के लिए बैठते हो कि भाई देखो कपड़े वगैरह महादेव जी नहीं पहनते, तो हो सकता है ठंड ज़्यादा लगे। तो हालांकि मैं कोई रिलीजियस टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, उसके लिए माफ़ करें। तो वहाँ अगर भगवान रहते होंगे, और देखो ये पर्वत श्रृंखला में महादेवों का वास ज़्यादा रहा है, क्योंकि नर्मदा उनकी पुत्री रही है और आजीवन कुंवारी रही है। तो हर पिता के लिए एक फिक्र होती है कि उसकी पुत्री जो है, कुछ पुत्री स्वाभिमानी होती हैं, वो अपने पिता के वो नहीं लेना चाहती आसरा सहारा, लेकिन फिर भी पिता के लिए एक टेंशन रहती है। इसलिए शिवजी इन क्षेत्रों में कई बार मिले हैं, या आपने देखा होगा बाबा धुनी वाले जो खंडवा के थे, उन्हें दर्शन भी हुए हैं शिवजी के यहीं। वो एक अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, कभी सुनाऊंगा। इसलिए शिवजी का वास इन क्षेत्रों में रहा है, और इसलिए ओमकारेश्वर और कई नर्मदा के आसपास ऐसे शिवजी के लिए जो धार्मिक स्थल फेमस है वो यहाँ पर बनाए गए हैं। तो महादेव जी यहाँ रहते होंगे अपनी पुत्री को देखने के लिए, उनकी एक प्रकार से सुरक्षा के लिए। और
तो इस प्रकार से जो महादेव श्रृंखला है, शिव जी का ज़्यादा वास अंश और वो पाए जाने के कारण इसको महादेव पर्वत श्रृंखला नाम दिया गया। और यहीं पर जो धूपगढ़ चोटी है, जहाँ हो सकता है शिव जी का ही धूप या संसार में हम लोगों को देखने के लिए कि हमारे कामकाज सही हो रहे हैं कि नहीं हो रहा है, वहाँ बैठते होंगे। तो ये धूपगढ़ चोटी है जो कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई 1350 है, इसी के आसपास। और पचमढ़ी व दूसरी चोटियाँ, हालांकि ये पचमढ़ी में स्थित है, लेकिन पचमढ़ी स्वतंत्र भी एक चोटी है। इसके बाद जैसे ही इस जो महादेव चोटी है, 2004 में इसकी एक दक्षिणी चोटी बैतूल के दक्षिण में प्राप्त की गई है। हालांकि ये मुख्यतः महाराष्ट्र में आती है। इसमें मेलघाट राष्ट्रीय अभ्यारण्य है, ये 2004 में खोज की गई है। नई टेंशन, नया सिलेबस तो में वो कर दिया गया है। तो ये महादेव का ही दक्षिणी हिस्सा है, इसका नाम है ग्वालीगढ़ चोटी। ग्वालीगढ़ चोटी मुख्यतः ये महाराष्ट्र में ही आती है, तो ये वो है। इसके बाद हम आते हैं जो सतपुड़ा है। सतपुड़ा पर्वतमाला का जो पूर्वी हिस्सा है वो राजपीपला पर्वत श्रेणी कहलाता है। राजपीपला पर्वत श्रेणी छोटी है तो इनका विभाजन किया गया है और विभाजन में आसानी हुई है, ज़्यादा दुर्गम नहीं होने के कारण। तो इसकी जो सबसे पश्चिमी चोटियां हैं वो बड़वानी की पहाड़ियां कहलाती हैं। इसकी फिर जो खरगोन तरफ आते हैं तो अखरानी पहाड़ियां हैं, और इस खरगोन और बुरहानपुर के इस वाले हिस्से, खंडवा और इस वाले हिस्से में आते हैं तो यहाँ बीजागढ़ पहाड़ियाँ हैं। और बुरहान तरफ जब ये पहाड़ी पहुँचती हैं बुरहानपुर तरफ, तो यहाँ इन पहाड़ियों का नाम है असीरगढ़ की पहाड़ियाँ, जहाँ पर असीरगढ़ का किला बना है और मुग़लों और राजा आसा हीर के लिए फेमस रहा है। असीरगढ़ अकबर की अंतिम विजय भी थी, तो उस चीज़ के लिए भी फेमस रहा है। तो अगर हम राजपीपला प्लस महादेव प्लस मैकाल कर दें तो ये जो पर्वत श्रृंखला है संपूर्ण ये बन जाती है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, जो कि नर्मदा के जो दक्षिण में हैं और जो गोदावरी तक हैं, तो वो सब इसी के अंतर्गत आते हैं सतपुड़ा के, जो कि ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। एक प्रकार से उत्तर और दक्षिण के बीच में रुकावट का काम करता है। दोस्तों ऐसी ही बात एक आपके मध्य प्रदेश का ही स्टडी मटेरियल में लिखा है, जो भोज यूनिवर्सिटी है। तो भोज यूनिवर्सिटी के स्टडी मटेरियल में इसको शामिल किया गया। बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। हालांकि अगर हम अपना साइंस का दिमाग लगाएं और वर्तमान दिमाग लगाएं तो हम पुरानी चीज़ों पे यकीन नहीं करते। तो क्या करते हैं ये स्टडी वाले, उस चीज़ को बचने के लिए, जहां आपका साइंटिफिक माइंड दिमाग ना करे या कुछ, उस चीज़ के बचने के लिए एक बड़ी सिंपल सी लाइन लिख देते हैं। मेंस में भी हम लोग ऐसे ही लिख देते हैं, किंवदंतियों के अनुसार या लोक मान्यताओं के अनुसार। इसमें आपका जो फैक्ट है वो गलत भी नहीं होता और सही हो ना हो उसकी आपको जिम्मेदारी भी नहीं रह जाती। तो दोस्तों उत्तर से दक्षिण के जाने के लिए जो सतपुड़ा पर्वत है ये हमेशा से रुकावट रही है। आपने देखा होगा सिर्फ यहाँ से जो बुरहानपुर का दर्रा है सिर्फ यहीं से दक्षिण में जा पाते हैं, बाकी कोई रास्ता यहाँ से नहीं। या फिर व्यक्तियों के लिए गुजरात या उधर से होकर जाना है तो वो भी मुश्किल हो जाता है नर्मदा की धारा की वजह से। तो यहीं से उत्तर से दक्षिण के लिए जाने का मार्ग बचता है। तो आपने देखा होगा मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो भी धार का किला बना के यहीं से गया था। अकबर ने यहीं से असीरगढ़ की विजय प्राप्त की थी। अलाउद्दीन का पहले मार्ग वो था और यहाँ से भी मार्ग था। तो यहाँ ये बुरहानपुर का जो दर्रा है इसने उत्तर से दक्षिण के लिए कनेक्टिविटी प्रदान की। खंडवा होते हुए ट्रेनें यहाँ से निकलती हैं। तो इसके बनने के पीछे बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी ये है कि एक राक्षस था, उसका भी एग्जैक्ट नाम मुझे नहीं आ रहा है, जो भी हो। तो अगस्त ऋषि यहाँ उत्तर में अपनी कहीं तपस्या कर रहे थे, तो एक राक्षस ने उनसे ऐसे परेशान किया होगा, मजाक किया होगा। तो उनकी, अब राक्षसों का ये काम ही रहता था। तो होता क्या था कि अगस्त ऋषि अपनी तपस्या में लीन थे, उसी दौरान वो राक्षस आ जाता, या तुम जैसा होगा कोई मजाकी नोटिस है तो अगस्त ऋषि में कुछ मार दिया, पत्थर दे दिया, या कुछ भी करके उन्होंने उनकी जो तपस्या है वो भंग कर दी। अब तुमने देखा हो कई ऋषि जो ऐसे रहे, परशुराम, अगस्त ऋषि, या कुछ ऐसे ऋषि रहे जो भले ऋषि रहे, लेकिन हम मानते हैं कि ऋषियों में एक शांति, तल्लीनता होना चाहिए। लेकिन कुछ ऋषि उग्र प्रकार के रहे हैं, जिसमें परशुराम है, अगस्त ऋषि हैं, तो उसी प्रकार के थे। तो अगस्त ऋषि ने अपना डंडा उठाया और बोले, चल मैं तुझे देखता हूँ बेटा। अब होता क्या है कि जो सामने से जो राक्षस है वो आगे और अगस्त ऋषि जो है वो पीछे भागते चले आए। तो विंध्यन पर्वत श्रृंखला छोटी थी, तो जो राक्षस है और राक्षसी के जो गुण हैं वो नई उम्र में ही हमें आते हैं, बुढ़ापे में फालतू की फीलिंग नहीं आती, क्योंकि उतनी बस की नहीं रहती है। तो राक्षस तो यंग होगा,
और यंग और राक्षस कोई नहीं जो गलत काम करे वही राक्षस है। तो ऐसी एनर्जी यंग एनर्जी में यंग उसमें ही रहती है जो अपने मार्ग से भटक जाए। तो विंध्यन श्रेणी के लिए जब आए होंगे तो ये जो राक्षस था तो ये तो जल्दी जल्दी चढ़ गया और अगस्त ऋषि बेचारे हपाते 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 चढ़े होंगे। उन्होंने कहा, फिर राक्षस ने देखा कि यार ऋषि तो बूढ़े बुढ़ापे हैं और हार जाएंगे। तो इसने सोचा कि फिर मैं इस तरफ आ जाऊंगा या पर्वत से खड़े होकर इनके मजा लूँगा। तो हालत ये बनी कि राक्षस की सोच के विपरीत अगस्त ऋषि ऊपर चढ़ाए तो इसे फिर भागना पड़ा। फिर ये भागा 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 और ये जो सतपुड़ा पर्वतमाला है या इनका जो महादेव और इसकी जुड़ा हुआ हिस्सा पहले था, ये बताते हैं, इतिहास की बात है, ज्योग्राफी वाले नहीं बताते हैं, किंवदंतियों के अनुसार, मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ जो पर्वत श्रृंखला है, जो सतपुड़ा के ब्लॉक पर्वत श्रृंखला है, तो इस पर राक्षस जल्दी जल्दी चढ़ गया। ऊंचा है, कम से कम इसका एवरेज ऊंचाई अच्छी खासी है, 700-800 मीटर तक है। तो राक्षस तो चढ़ के उस तरफ महाराष्ट्र की तरफ आ चला या बुरहानपुर के उस तरफ पहुंचा। लेकिन बेचारे अगस्त ऋषि चढ़े होंगे और बेचारे थक के बैठ गए, वहीं हंपाने लगे। फिर अगस्त ऋषि ने गुस्से में कहा उससे, पर्वत से, कि देख मान जा, मुझे रास्ता दे दे, मैं अगस्त ऋषि हूँ। तो पर्वत ने कहा जाओ, तुम जैसे ऐसे कई आते होंगे। तो हो सकता है उस दौरान कुछ आइडेंटिटी चलती हो, आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी जो भी हो। देखो उन्होंने कहा आई एम अगस्त ऋषि सन ऑफ जिसके जैसे भी हो। तो जो पर्वत है वो डर गया, और पर्वत डर गया तो जहाँ अगस्त ऋषि ने रास्ता मांगा डर के कारण, ठीक है, तो वहीं से वो पर्वत है झुक गया और झुक के इन्हें रास्ता प्रदान हो गई। और जहाँ से अगस्त ऋषि के लिए ये पर्वत झुका, मैं बार बार कह रहा हूँ कि देखो ये तुम साइंस का दिमाग मत लगाना, ये किंवदंतियों की बातें हैं। जैसे रावण के 10 सिर हो सकते हैं, तो वे उसी प्रकार की चीज़ें हैं ये। जैसे कई उस रामायण के दौर में सर्जरी हो गई या जो सब चीज़ें, मैं धर्म का वो नहीं उड़ा रहा हूँ, लेकिन ये उसी प्रकार की चीज़ें हैं। ये यहाँ से पर्वत झुक जाता है और जहाँ से पर्वत झुक जाता है उसका पूर्वी हिस्सा महादेव कहलाने लगता है, पश्चिमी हिस्सा राजपीपला कहलाता है, और वर्तमान में वो है बुरहानपुर दर्रा। फिर ही अगस्त ऋषि उस राक्षस को ऐसे पकड़ने के लिए दक्षिण में जाते हैं। तो भागता 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 जो राक्षस है जाके हिंद महासागर में कूद जाता है। तो अगस्त ऋषि क्या करते हैं कि फिर वहाँ जाके, अब अगस्त ऋषि बूढ़े व्यक्ति बेचारे नहीं तैर पाए, थोड़े बहुत गए होंगे और फिर लौट आए हिंद महासागर से। फिर वहीं अगस्त मलाई जो वर्तमान में पर्वत है उसी पर्वत पर वो बैठ जाते हैं। तो वहाँ जब वो बैठ जाते हैं लंबे समय तक, देखो कहानी बड़ी वो है लाजवाब, लेकिन ये मत सोचना कि ये साइंस है उसके हिसाब से, हिस्ट्री और किंवदंती के अनुसार। और मैं बार बार कह रहा हूँ ये मध्य प्रदेश की किताबों भोज में की जो स्टडी मटेरियल है उसमें दिया है। कभी कभी मैं ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट पढ़ लेता हूँ। तो उस पर्वत पर बैठ गया और हिंद महासागर से कहा, देख वो राक्षस तेरे में घुस गया, उसे बाहर निकाल, वो मेरा दुश्मन है, उसने मुझे परेशान किया है। जब तक मैं उसकी हत्या नहीं कर लूँगा, उसे ख़त्म नहीं कर दूँगा, तब तक मैं चैन की सांस नहीं ले दूँगा। तो महासागर जो था हिंद महासागर सतपुड़ा पर्वत की तरह जल्दी नहीं माना और इनका ये मानवीकरण किया गया है। तो वो उसने कहा जाओ, तुम जैसे ऐसे कई आते हैं। उन्होंने फिर अगस्त ऋषि ने कहा, देख मान जा, मैं बूढ़ा व्यक्ति हूँ, परेशान मत कर, तैर नहीं पा रहा हूँ। तो महासागर ने कहा, जब तैर नहीं पाता हूँ तो आ क्यों गए? फिर बोले, अरे देख मान जा, मुझे उस राक्षस को दे दे, नहीं मैं मुझे गुस्सा आ जाएगी तो मैं पूरा समुद्र ख़त्म कर दूंगा। तो समुद्र कहता है, कहाँ से बेवड़े आ गए, कैसे कैसे लोग हैं जो समुद्र को ख़त्म कर रहे, ऐसा हुआ है? कहीं बोले जाओ, तुम जैसे 36 आते हैं। तो अगस्त ऋषि को देखो गुस्सा आ गई। तो अगस्त ऋषि ने अपनी आईडी फिर वही दिखाई कि देखिए आधार कार्ड, वोटर कार्ड, और मैं अगस्त ऋषि और ये और वो, मेरा उत्तर भारत में सिक्का चलता है। तो नहीं माने भाई, अब नहीं माने तो फिर समुद्र को बहुत समझाया, नहीं माने। अगस्त ऋषि को गुस्सा आई। तो अगस्त ऋषि ने पूरा लिया होगा कोई स्ट्रॉ जैसा, तो पूरा समुद्र है वो पी लिया और फिर वहीं डला था वो राक्षस कीचड़ मीचड़ में उठा के खूब मारा और निपटा दिया। और इस प्रकार अगस्त ऋषि जो हैं, ये पहली दूसरी सदी की बात मानी जाती है। अब जो भी हो, अगस्त ऋषि का समय तो वही था। तो अगस्त ऋषि फिर कह रहते हैं कि वहीं दक्षिण में उन्हें मौसम अच्छा लग जाता है, वही इडली डोसा अच्छे लग जाते हैं, वही तमिलनाडु और केरल का जो बॉर्डर वाला एरिया है, वहीं पर वो रुक जाते हैं। फिर वहीं पर वो एक शादी भी करते हैं, अगर आप इतिहास में जाओ।
और वहीं फिर वो दक्षिण भारत में आर्य संस्कृति या अपना जो हिंदू कल्चर है इसको बढ़ावा देते हैं, और फिर वहीं बाकी सब चीज़ें बहुत अच्छी करते हैं, बहुत बेहतर है। लेकिन एक तुम्हारे लिए बढ़िया घटिया चीज़ कर देते हैं कि वहाँ पर फिर वो विभिन्न संगीत आयोजित कराते हैं, जो 3 वहाँ पर दक्षिण भारत में आयोजित हुई थी, तो जिसमें पहली और तीसरी के अध्यक्ष वो स्वयं रहे। वो उसमें इतनी किताबें लिखी गई, इतनी किताबें लिखी गई, इतनी किताबें लिखी गई कि हमारे लिए बड़ी टेंशन हो जाती है। अन्य लोग भी शामिल होते थे और बड़ा तुम्हारा स्टडी मटेरियल इन बड़ी बड़ी संगीतियों में, जो 3 संगीतियाँ दक्षिण में हुई वहाँ पर आयोजित की गई, जिनके 2 के अध्यक्ष अगस्त थे, एक का वहीं से अध्यक्ष बनाया था ताकि वो लोग सहयोग दें। और फिर वो दक्षिण भारत में संस्कृति और बहुत लेखन हुआ, जिनका हम जब हिस्ट्री में पढ़ते हैं तो वो संगीतियों का जो साहित्य वो याद करना हमें बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये अगस्त ऋषि थे जिन्होंने सतपुड़ा के बीच में हमें बुरहानपुर का दर्रा प्रदान कराया, और जिससे उत्तर से दक्षिण के बीच में कनेक्टिविटी प्रदान होती रहती है। और ऐसे ही सतपुड़ा भी विभिन्न जनजातियों का निवास स्थल है। यहाँ पर भीलों का है, यहाँ ये कोरकुओं का है, यहाँ पर बैगा जनजाति का है, यहाँ बिंजवार का है, और ये जो एरिया है वो गोंड जनजातियों का निवास स्थल है। क्योंकि यहाँ भी वही हाल था कि जब आर्य यहाँ के जो नर्मदा के आसपास का क्षेत्र जीत लिया, यहाँ का क्षेत्र जीत लिया, तो जनजातियों को अपनी जान बचाने के लिए इन पर्वतों पर चढ़ना पड़ा। और ये पर्वत श्रृंखलाएँ बहुत काम की है। यहाँ से ताप्ती नदी निकलती है, यहाँ से वर्धा नदी निकलती है, यहाँ से बैनगंगा नदी निकलती है। तो नदियाँ जो है मुख्यतः पर्वतों की इन ढलानों से निकलती हैं, क्योंकि जो बारिश की बूंद होगी या जो बारिश होगी, इस तरफ की बारिश इस तरफ को बह जाएगी, और छोटी छोटी जो बूंदें हैं वो धारा बनाएंगी, धारा एक नाली बनाएंगी, फिर नाला बनाएंगे और फिर नदी बन। इस तरफ की ढलान से वही छोटी छोटी पानी की धाराएं आगे जाके नाला बनाएंगी, नाले से फिर नदियाँ बनाएंगी। तो यहाँ से बड़ी सारी नदियाँ निकलती हैं। यहाँ से जो निकलती हैं नदियाँ, बारना वगैरह, कोलार वगैरह, वो नर्मदा में मिलती जाती हैं। यहाँ से निकलने वाली शेर, दूधी, शक्कर, ये उसमें मिल जाती हैं। और पर्वत, एक अच्छी बात एक और होती है पर्वतों की, मैं बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि हमारे मध्य प्रदेश के जितने भी राष्ट्रीय पार्क हैं वो मुख्यतः पर्वतों पे ही बने हैं, 1-2 को छोड़ के। कारण क्या है कि पर्वतों पर हमारे किसी माई के लाल में दम नहीं है कि वो ज़मीन जोत ले। तो जब तक ये राष्ट्रीय उद्यान वाला कंसेप्ट आया 1935 में या 1921 में अभ्यारण्य वाला कंसेप्ट आया, उससे पहले वैदिक युग से लेकर लगभग 2-2.5-3 हज़ार साल खेती हुई। तो जहाँ जहाँ प्लेन ज़मीन थी उसको सबको किसानों ने जोत लिया, हर बैलों से जोत लिया। लेकिन क्या हुआ कि पर्वतों पर ट्रैक्टर या हर बैल चढ़ाने की या वहाँ खेती करने किसी माई के बाप की दम नहीं है या माई के लाल की दम नहीं है, तो वो ज़मीन जो है जो बच गई। तो अब सरकार जब जागरूक हुई तो उन्होंने कहा कि कम से कम इस ज़मीन को या जानवर जो थे वो भी यहीं रहते थे, क्योंकि प्लेन में तो मनुष्य रहने लगा था, खेत बना लिए थे। तो सरकार ने प्रयास किए कि हम क्या करें कि इस ज़मीन को भी कहीं से कहीं घेर लें और उसमें राष्ट्रीय उद्यान बना दें। नहीं, आगे जाके मनुष्य तो देखो जो चांद पे पहुंच गया है वो पर्वतों पे भी पहुंच जाएगा। तो इसको ऐसा किया जाए कि इसको घेर के और या तो राष्ट्रीय जंगल घोषित किए जाएं, या आरक्षित वन घोषित किए जाएं, संरक्षित वन घोषित किए जाएं, या वहाँ पर कोई वन्य जीव अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान बना दिया जाए, ताकि कम से कम दूसरे जीवों को भी लगे कि पृथ्वी उनकी भी है, उनका भी संरक्षण हो सके। तो इन पर्वतों पर बड़ी सारी अब राष्ट्रीय उद्यान है, जैसे यहाँ कान्हा किसली बहुत बड़ा है, क्योंकि प्लेन ज़मीन नहीं है तो कितनी भी ज़मीन घेरने में आसानी रही, इसलिए मध्य प्रदेश का बहुत बड़ा वो राष्ट्रीय उद्यान बन गया। यहाँ फॉसिल है, यहाँ पर आप देखोगे तो पेंच है, यहाँ पर देखोगे सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पर देखोगे तो आप ओमकारेश्वर है। ठीक है, तो ये 5 इस पर रहे। फिर इसके बाद अगर इस पर आओगे आप तो ये वो धार का डायनासोर वाला यहाँ पर है। फिर इसके बाद आप इंदौर का अभ्यारण्य वगैरह देख लो, भोपाल के अभ्यारण्य देख लो, ये सब अभ्यारण्य 4-5 यहीं पर स्थित हैं। यहाँ राला मंडल है, यहाँ खिवनी है, यहाँ राता पानी है, यहाँ सिंधौरी है, और यहाँ भोपाल का जो वन विहार है वो राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, इसके बाद ये इसी जो पर्वत श्रृंखला और नदियों है, यहाँ पर पन्ना का वो है, यहाँ ये संजय है, यहाँ बांधवगढ़ है। अकेला जो शिवपुरी और श्योपुर का है ये भी पर्वत वो है, इसी के विस्तार हैं ऊपरी। तो ये जो है एक शिवपुरी में है, एक श्योपुर में। इन्हें छोड़ के मतलब मध्य प्रदेश के लगभग
85% जो राष्ट्रीय उद्यान हैं या जो अभ्यारण्य हैं इन्हीं पर्वत श्रृंखलाओं पे हैं। मध्य प्रदेश की जनजातियां भी 90% इन्हीं पर्वत श्रृंखलाओं पे निवास करती हैं। तो ये जनजातियों का महत्व है जो आप मेंस के हिसाब से भी डाल सकते हो, पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। बाकी दोस्तों गुणवत्ता आपको बेहतर लगी हो तो जुड़े रहें मेरे साथ। मैं आपको आशा दिलाता हूँ कि बहुत बेहतर और बेहतर से बेहतर क्लास देने की कोशिश करूँगा आपके लिए, और इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।